दुनिया बदल रही, मौसम बदल रहे, बदले नहीं कभी मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मेरा नाम है मेघा शर्मा और आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, जैसे आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम का अहम उद्देश्य कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां आप सभी से साझा करना है। इसी कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम का अहम विषय रहेगा कृषि में केंचुआ खाद का महत्व। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र मंडी से मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा चौहान। डॉक्टर नेहा, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मैम धन्यवाद जी। तो जैसे हमारा आज का विषय है कृषि में केंचुआ खाद का महत्व, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये केंचुआ खाद होती क्या है। जी मैम, सबसे पहले मैं केंचुआ के बारे में थोड़ा सा किसान भाई बहनों को बताना चाहूँगी। जी जरूर। केंचुआ हम जानते ही हैं काफ़ी समय से किसानों का अभिन्न मित्र एवं प्राकृतिक हलवाहा के रूप में जाना जाता है। केंचुआ की महत्वता कृषि अवशेषों तथा मिट्टी को खाकर उलट पुलट कर देने के रूप में जानी जाती है। केंचुए द्विलिंगी होने के बावजूद उसमें नुकीले सिरे होते हैं जिससे वो भूमि में सुरंग बनाते हैं, जिसके कारण जो है प्रतिवर्ष जो है मृदा का जो है वो 2 मिलीमीटर जो है वो सतह बनती है। और केंचुआ खाद जो है केंचुआ द्वारा व्यर्थ कार्बनिक पदार्थ जैसे कि गाय का गोबर हो गया, कृषि अवशेष जैसे कि बची हुई शाक सब्जियां हो गई और खरपतवार आदि को खाकर जो विष्ठा केंचुआ द्वारा विसर्जित की जाती है उसे केंचुआ खाद कहा जाता है। और केंचुआ खाद का महत्व की बात करें तो आमतौर पर हम देखते हैं कि आधुनिक कृषि के युग में हमने काफ़ी टाइम से जैसे 60-70 के दशक के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, जिस कारण आज परिणाम हमारे सामने है। काफ़ी ज़्यादा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण बढ़ गया है और मिट्टी में अगर हम स्पेशली देखें तो मिट्टी में जो है काफी ज्यादा पोषक तत्वों की कमी आ गई है। जहाँ जी जैसे आपने कहा कि केंचुओं को जो है किसान बागवान भाई बहनों का एक तरह से बोल सकते हैं कि मित्र कहा जाता है, तो आप थोड़ा बताइए इसके जीवन चक्र के बारे में बताइए। जी मैम, देखिए कि केंचुआ जो है द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होने का अर्थात है उनमें नर तथा मादा जन्नांग एक ही शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी द्विलिंगी होने के बावजूद उनमें निषेचन 2 केंचुओं के मिलन से ही संभव हो पाता है, क्योंकि इसमें नर तथा मादा शुक्राणुओं की दूर दूर होने के साथ साथ उनमें नर तथा मादा शुक्राणुओं के परिपक्व होने का समय भी अलग अलग होता है। केंचुओं में संभोग प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंचुओं में कोकून का निर्माण होता है। एक केंचुए से जो है वो औसतन 17 से 25 केंचुए कोकून बनते हैं और एक कोकून से औसतन 3 केंचुओं का जन्म होता है। और केंचुओं में कोकून बनाने की क्षमता अधिकांश 6 माह तक होती है। इसके बाद इसमें प्रजनन दर घट जाती है तथा केंचुए का अगर हम वैसे देखें तो इसमें जो है जैसे मैंने बताया कि दोनों सिरे नुकीले होते हैं, जिस कारण ये भूमि में चलने में सहायक होते हैं तथा सुरंग बनाने में सहायक होते हैं। साथ ही जैसे केंचुए जो है वो ताज़ा एवं सूखा खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम जब भी केंचुआ खाद बनाते हैं तो उसमें जो है वो जैसे गोबर भी जब हम यूज़ करते हैं तो गोबर एकदम से जो है ताज़ा गोबर नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको जो है एकदम ताज़ा, उसका अलग भी कारण है क्योंकि अगर हम ताज़ा गोबर यूज़ करते हैं तो उसमें जो है वो गैस भी ज़्यादा होती है, जैसे हीट ज़्यादा होती है। और जैसे केंचुआ खाद में मेन हमारा जो मुख्य स्रोत है जो खाद बना रहा है वो केंचुआ है, तो केंचुआ को हमें किसी तरह से उसको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करनी है जो कि जिससे जो है उसके रहन सहन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जी नेहा जी, अभी आपने केंचुआ की काफ़ी ज़्यादा विशेषताएं बताई हमारे दर्शकों को, पर जब हम केंचुआ के द्वारा खाद बनाते हैं, केंचुआ खाद, तो इसमें क्या कुछ डिवीजन किया जाता है? डिफरेंट तरह के केंचुआ को डिफरेंट तरह से डिवीजन किया जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, केंचुआ को हम वर्गीकरण किया जाता है, 2 तरह से केंचुआ का वर्गीकरण किया जाता है। क्योंकि सभी केंचुए जो है वो खाद बनाने में, स्पेशली केंचुआ खाद बनाने में सहायक नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया, कुछ केंचुए भूमि में सुरंग बनाते हैं, कुछ हलवाहे के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ केंचुए खाद बनाने के लिए काम आते हैं। तो हम इनको जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक है भोजन में खाने की प्रवृत्ति के अनुसार। भोजन में खाने की प्रवृत्ति के अनुसार केंचुओं को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है केंचुए जो मिट्टी खाते हैं और एक प्रकार से केंचुए जो व्यर्थ कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। जो केंचुए मिट्टी खाते हैं
वो जमीन में गहरी सुरंगें बना के रहते हैं। और आमतौर पे उनका काम होता है हलवाहे के रूप में, जैसे मिट्टी को जोतना। और ये केंचुए जो है वो रंगहीन होते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं, रंगहीन तो होते हैं। हम देखते हैं जो केंचुए हम देखते हैं वो एकदम ब्राउन कलर के होते हैं। जो केंचुआ खाद बनाने में जो दूसरे केंचुए होते हैं जो व्यर्थ कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, उनका रंग थोड़ा गहरा लाल रंग का और थोड़ा मासल होता है। और ये केंचुए जो है व्यर्थ कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। और ये तो थी बात भोजन में खाने की प्रवृत्ति के अनुसार। भूमि में रहने की प्रवृत्ति के अनुसार भी केंचुए को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तरह से एक सतही केंचुए। सतही केंचुए वो केंचुए होते हैं जो भूमि में जो है ऊपर वाली लेयर्स में होते हैं, और यही केंचुए जो है असल में खाद बनाने में सहायक होते हैं। और एक होते हैं गहरी सुरंग बनाने वाले केंचुए। जो गहरी सुरंग बनाने वाले केंचुए हैं वो अक्सर क्या है कि नमी की तलाश में, मिट्टी में नमी की तलाश में गहरी सुरंगों में चले जाते हैं और पानी के इसमें, और ज़्यादातर वो जो है मिट्टी खाते हैं और अक्सर जो है वो वर्षा ऋतु में दिखाई देते हैं। हाँ जी। और जो केंचुआ खाद है उसमें मुख्यतः जो स्पीसीज हम यूज करते हैं वो है आइसिनिया फोइटिडा और यूडलेस यूजिनी, जो मुख्य तौर पर जो है केंचुआ खाद बनाने में प्रयोग की जाती है। अब अगर कोई किसान जो है केंचुआ खाद बनाना चाहता है तो उसका उत्पादन किस तरह से किया जाता है? हाँ जी, जी मैम। तो केंचुआ खाद उत्पादन के लिए किसान को सबसे पहले चुनाव करना होता है एक स्थान का। तो स्थान का चुनाव करते समय उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किस ज़्यादा अगर वर्षा वाला आधारित क्षेत्र है तो केंचुआ खाद हमेशा ऊंचे स्थान पे बनानी चाहिए। ठीक है। तो केंचुआ खाद बनाने के लिए 3 विधि से हम कर सकते हैं। एक है कि हम जमीन के नीचे गड्ढा बना सकते हैं। ठीक है। तो ये जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ये वाला चीज़ हम अवॉइड करते हैं। एक है भूमि के ऊपर उठ के जैसे सतह पे भी हम बर्मी बेड का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरा है HDPE का, जैसे बर्मी बेड्स आते हैं पॉलीथीन के, है ना। तो उस तरह से उसमें भी केंचुआ खाद बनाई जा सकती है। तो ये 3 तरह से इनके बेड्स के बारे में पहले तो। फिर उसके बाद था भूमि का चुनाव। जैसे मैंने बात की कि भूमि एकदम समतल भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उतार चढ़ाव वाली भूमि हो, है ना। भूमि एकदम समतल हो और उस पे जो है वो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उसके पानी ना खड़ा होता हो, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तब भी केंचुए के लिए जो है वो जीवन के लिए जो है वो अच्छा नहीं होगा और केंचुए मर जाएंगे ज़्यादा पानी खड़े होने से। तो हमें ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहाँ पे पानी ना खड़ा हो, समतल हो, है ना। तो इस तरह से। और फिर ऊपर जो है या फिर शेड होना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि केंचुए जो है ज़्यादा वर्षा या ज़्यादा धूप भी सहन नहीं करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि केंचुए के शरीर लचीला होता है एकदम। और केंचुए के शरीर में लगभग 85% तो पानी ही होता है। तो केंचुए को जो बहुत ज़रूरत होती है पानी की। ठीक है। तो उस तरह से हमें जो है वो जगह का स्थान का चुनाव करना है। थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा जहाँ पे हम बर्मी बेड बना रहे हैं तो वो थोड़ा जल स्रोत के साथ ही हो, ज़्यादा दूर ना हो, ताकि क्योंकि समय समय पर इस पे पानी का छिड़काव करना होता है। तो जगह का स्थान करने के बाद इस पे जो है सबसे पहले गड्ढा बनाया जाता है। अगर हम जमीन के नीचे बना रहे हैं तो नीचे को हम जो है वो आकार जो है वो सामान्य रूप से जो नॉर्मल आकार रहता है वो होता है 10 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा और 2.5 फुट गहरा गड्ढा। एक स्टैंडर्ड साइज है। हाँ जी, हाँ जी। आमतौर पर जैसे जिसको जो एरिया आसानी से मैनेजेबल होता है, जैसे उसके बाद जैसे अगर कोई किसान अपने घर पे ही जैसे उनके अनुसार जो वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से उतने गड्ढे बना सकता है। जितना ज़्यादा कृषि अवशेष या गाय का गोबर, है ना, किसी ने ज़्यादा जानवर रखे होते, किसी ने 1-2 जानवर रखे हैं तो एक गड्ढा काफ़ी है। किसी के पास कोई ज़्यादा स्तर पर डेयरी फार्म करता है या फिर ज़्यादा स्तर पर केंचुआ पालन का ही करता है तो उन्होंने उस तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेड्स बनाए होते हैं। पर आमतौर पर जैसे हमारा पहाड़ी राज्य है, आमतौर पे किसानों के पास छोटी ज़मीन होती है, 1-2 जैसे मझौले किसान है, तो आमतौर पे जैसे एक बेड जो है वो एक किसान के लिए, जैसे जो नॉर्मल सामान्यतः लघु किसान है उनके लिए काफ़ी होता है। तो आमतौर पे जैसे मैंने बेड का बताया 10 बाय 5 बाय 2.5 फुट का चौड़ा हम ये बनाएंगे गड्ढा। और उसके ऊपर हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि गड्ढा जो है आप अगर पक्का हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या है कि अगर कंडीशन ठीक नहीं होगी, क्योंकि हमने ऊपर जो है लेयर वाइज लेयर जो है वो इसका भराव करना है, तो कंडीशन ठीक नहीं होगी। अगर नीचे पक्का नहीं होगा तो केंचुए को अगर सही कंडीशन नहीं मिलेगी तो केंचुए भूमि में भी चले जाते हैं। अगर उनको सही कंडीशन नहीं मिलेगी या फिर हमने उनका सही जैसे चुनाव नहीं किया है तो इसका अगर थोड़ा पक्का होगा फर्श तो फिर केंचुए के नीचे मिट्टी में जाने की संभावना कम हो जाती है। तो सबसे पहले फिर जब हमने लेयरिंग करनी है तो लेयरिंग के लिए सबसे पहले है कि हमने जो है वो ऐसे पदार्थ पहले नीचे डालने हैं जो आसानी से ना सड़े गले,
जैसे कि धान का पुआल हो गया, बांस या केले की पत्तियां होगी, या गन्ने के अवशेष, क्योंकि ये नीचे हमारी जैसे बोलते हैं ना बेडिंग लेयर, हाँ जी बेडिंग लेयर होती है। तो नीचे हमने सबसे पहले, और उनको जो है वो ज्यादा, जैसे जो हम ऊपर पदार्थ डालेंगे उनको थोड़ा हम जो है वो कुतरा करके डालते हैं, क्योंकि एकदम से जैसे हम बड़े, जैसे एकदम से धान का पुआल है वैसे डाल देंगे तो किसानों या केंचुओं को उसको खाने में टाइम भी लगता है। तो इसके लिए हम सबसे नीचे जो है वो बेडिंग लेयर में डाल सकते हैं। उसके ऊपर हम जो है वो जो हम बेडिंग लेयर डालेंगे वो 5 से 6 इंच की डालेंगे। अच्छा, उसका भी एक्सटेंडेड साइज है कि उतना कि होना थोड़ा मतलब हो, है। मतलब इतनी भी पतली ना हो कि एकदम से वो, उसको थोड़ा मोटा रखते हैं ताकि वो सबसे, क्योंकि सबसे एंड में वो कंज्यूम होगी, तो थोड़ा जो है वो उसको मोटा रखते हैं। उसके बाद 4 से 5 इंच का जैसे स्टैंडर्ड जो साइज है, जैसे तो 4 से 5 इंच की लेयर हम डालते हैं गोबर की। और गोबर भी जो है एकदम से ताजा भी नहीं होना चाहिए, एकदम से बासी भी नहीं होना चाहिए। जो गोबर है, क्योंकि असल में क्या है केंचुआ खाद में क्या है, जो केंचुए हैं सबसे पहले वो खाते हैं जो गोबर में जो व्यर्थ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे गाय का गोबर होता है तो उसमें भी जो है वो पोषक तत्व होते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि जब हम केंचुए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको भी सबसे पहले खाने के लिए एकदम से जो फूड का इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जैसे हमारा होता है ना इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वैसे ही केंचुए के लिए सबसे इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है गोबर। तो गोबर का भी ऐसा ध्यान रखना है, ताजा, एकदम से ताजा गोबर तो बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, ऐसा 1-2 दिन या 3-4 दिन पुराना, थोड़ा सा 10-12 दिन जो पुराना हो। सेकंड लेयर ये कर ली, फिर उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करते हैं केंचुए को। उसके बाद हम केंचुए डालेंगे थर्ड लेयर में। हाँ जी, थर्ड लेयर में केंचुए को भी इंट्रोड्यूस करते समय ये ध्यान रखना है कि उसमें केंचुए ही ना हो, उनके कोकून हो, अंडे हो, ताकि थोड़ा मिश्रण जैसा हो, ताकि आगे भी जैसे एकदम से अगर केंचुए को अनुकूल परिस्थिति ना मिले प्रजनन करने में, तो और भी जैसे जो इसमें शुक्र ये होंगे, कोकून होंगे, तो उससे भी केंचुए जो है वो, हाँ जी। तो इस लेयर के बाद जो एक बार फिर से हम, जैसे गोबर के बाद हमने डाले केंचुए, उसके बाद हम फिर से एक पतली वाली लेयर डालते हैं फिर से गोबर की। हम केंचुए के ऊपर और नीचे गोबर की डाल रहे ताकि वही की इमीडिएट उनको फूड का सोर्स मिले। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी का भी छिड़काव कर देते हैं अगर ज्यादा सूखा भी गोबर है। और उसके बाद हम डालते हैं कृषि अवशेष। कृषि अवशेष में आगे जैसे बची हुई, जैसे कृषि के जो भी अवशेष होते हैं या फिर कोई भी खरपतवार हो, खरपतवार का भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि खरपतवार जो है वो फूल वाली स्थिति में ना हो। जैसे आमतौर पर हम अपने आसपास देखते हैं गाजर घास होता है, नीला फुलनू होता है, वो आमतौर पर खरपतवार है क्योंकि वो जो है वो किसी यूज के नहीं आते, तो उनको भी हम उत्तम खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि उसमें जो है जब तक वो फूल लगने की अवस्था में ना हो। ऐसा नहीं है कि उसके बाद खाद नहीं बनेगी, खाद बन जाएगी, पर अल्टीमेटली क्या है, खाद हमारी जानी है खेतों में। तो अगर हमने ऐसा खरपतवार डाला जो फूल वाली अवस्था में है, तो अल्टीमेटली खरपतवारों के बीज उसमें मिल जाएंगे, और अल्टीमेटली जब हमने खाद को खेतों में प्रयोग करना है तो वो खरपतवार भी साथ में चले जाएंगे। तो जिस खेत में अगर मान लो खरपतवार का प्रकोप नहीं है, या हमने कहीं बाहर के एरिया से हमने खरपतवार लाए हैं, उनको डिकम्पोज केंचुआ खाद इसमें डाला, पर वो हम किसी भूमि योग्य, कृषि योग्य भूमि में डाल रहे हैं, है ना, किसी फील्ड क्रॉप में डाल रहे हैं, या जहाँ पे हम सब्जियां लगाते हैं, तो उस माध्यम से वो खरपतवार भी वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारी लेयरिंग इस तरह से की जाती है। तो यहाँ पर प्रोसेस ये खत्म हो जाता है? नहीं, जैसे हमने लेयरिंग की उसके बाद हमने ये प्रोसेस दोहराना है। अच्छा। जैसे गोबर, फिर उसके बाद फिर से समय कितना लगता है एक केंचुआ खाद को बनाने में? फिर टोटल समय कितना लगता है? हाँ जी, केंचुआ खाद जो है अनुकूल परिस्थितियों में 60 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। थोड़ा गर्मियों में थोड़ा जल्दी समय तैयार हो जाती है, क्योंकि केंचुओं में प्रजनन दर भी थोड़ा गर्मियों में जल्दी होती है। और थोड़ा जैसे सर्दियों में थोड़ा, क्योंकि टेम्परेचर भी इसमें एक फैक्टर रहता है, तो केंचुआ खाद बनाने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री है। क्योंकि सर्दियों में थोड़ा, जैसे हमारे जैसे हिमाचल में भी हम देखते हैं कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर रहता है, जैसे लाहौल की बात कर रहे हैं, शिमला की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा लंबा समय लग सकता है केंचुआ खाद बनाने में। तो सामान्य तौर पे बात करें तो 60 से 70 दिन के अंदर बन जाती है? हाँ जी, 60 से 90 दिन, 60 से 90 दिन के बीच बन जाती है। अब इस 60 से 90 दिन के बाद जो इसकी अगर पैकिंग की जाए और रख रखाव, वो किस तरह से किया जाता है फिर? जी हाँ, 60 से 90 दिनों के बाद क्या है कि अक्सर हमें लग जाता है पता कि खाद किस तरह से, क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर है उसमें क्या है कि एक दुर्गंध रहित, दानेदार और गहरे भूरे रंग की जो है वो खाद बनकर तैयार हो जाती है। तो उसमें हमने क्या करना है, जब उस स्टेज में है तो हम पानी देना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमने हार्वेस्ट करने हैं। क्योंकि जब बर्मी बेड में ही अभी खाद, तो उसमें क्या है कि केंचुए भी होंगे उसके बीच में, तो सबसे पहले हमें ऐसा नहीं कि उसको सीधे निकाल लेना है, क्योंकि हमें केंचुए भी बचाने हैं। क्योंकि असल में क्या है, जब खाद भी बन रही है तो केंचुए में प्रजनन भी हो रहा होता है। तो केंचुए की संख्या, जहां हमने 2 किलो अगर कल्चर इंट्रोड्यूस किया था, तो 20-25 किलो हो जाते हैं अगर अनुकूल परिस्थितियां हो। तो हमें वो भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और आगे भी उसको बेच भी सकते
सकते हैं किसान जैसे आगे किसानों को, या फिर और वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि उसको जो है वो लेयर वाइज, सबसे पहले हमने पानी देना बंद कर देना है। उस जो पूरा हमारा बेड है उसमें पानी देना बंद किया तो केंचुए जो है वो नमी की तलाश में नीचे जाते हैं, नीचे जाएंगे और ऊपर। तो इसी तरह हम तहवाई जो है वो केंचुआ खाद को निकाल सकते हैं। यानी कि जब हमने फर्स्ट टाइम ये प्रोसीजर अपनाया कि हमने पूरी लेयरिंग की, अगर हमने सेकंड टाइम वो रिपीट करना है तो फिर से केंचुए डालने की जरूरत नहीं है किसानों को? उस पिट में नहीं है, जैसे आगे भी हमने किसी और पिट में डालना है तो उस कल्चर को हम जो है वो डाल सकते हैं, पर मेन है हमने केंचुए को बचाना है। जैसे जब हार्वेस्टिंग, जैसे आपने बात की पैकिंग और रफर रखाव की, तो सबसे मेन है कि उसको हार्वेस्ट पहले कैसे किया जाए। तो हार्वेस्टिंग के लिए एक तो हमने जैसे फावड़ा या खुरपी एकदम से वैसा नहीं यूज कर लेना है, क्योंकि असल में उसमें केंचुए होंगे। केंचुए क्या है, असल में जीव ही है, जीवित जीव ही है। तो हमें इन चीजों का खास ध्यान रखना है कि जैसे हम जब ये कर रहे हैं तो फावड़ा वगैरह भी ना यूज करें उसमें। और केंचुओं को जब केंचुआ खाद लेयर वाइज लेयर निकालेंगे तो नीचे जो है वो केंचुए, उनके शुक्राणु, ये कोकून रह जाते हैं। तो उसका जैसे पैकिंग और रख रखाव की बात आपने की, तो उसका जो है वो हमेशा ऐसे नहीं करना है कि उसको धूप में रहने दिया। जैसे ही केंचुआ खाद बन के तैयार हुई तो उसको जो है वो ठंडे तथा अंधेरे स्थान पे रखना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि अगर सूरज की सीधी उसकी वो नमी बनी रहे, हाँ, सूरज की सीधी रोशनी पड़ेगी तो उसकी जो है वो नमी समाप्त हो जाएगी और अल्टीमेटली जो सूक्ष्म जीव, क्योंकि इसमें जो है वो केंचुआ खाद में सूक्ष्म जीव भी होते हैं, तो उनमें भी कमी आ जाती है। और जहाँ तक अगर पैकिंग करनी है, जैसे आगे अगले सीजन तक रखना है, तो उसमें जो है वो लैमिनेटेड सैक या पॉलीथीन के थैले में डाल के जो है उसको पैक करके रखा जा सकता है। और उसमें नमी प्रायतः 15 से 20% तक मेंटेन, थोड़ा सा उसमें पानी का छिड़काव भी करते रहना चाहिए, पर उतना ज़्यादा भी नहीं, ताकि थोड़ा नमी मेंटेन रहे। हाँ जी। नेहा जी, ये तो आपने बताया कि जब हम सेकंड टाइम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि अगर हमें फिर से बनानी है पैकेजिंग कर, पहले की हमने पैकेजिंग कर दी, दूसरा अब हम फिर से वो प्रोसीजर दोहरा रहे हैं, वो आपने सावधानियां बता दी। इसके अलावा जो केंचुआ खाद बनाते समय वो क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो हमारे किसान भाई बहनों को ध्यान में रखनी अनिवार्य है? हाँ जी, वो भी थोड़ा जैसे मैंने बताया कि इससे पहले स्थान का बात करें, जैसे ज्यादा जहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पे हमने जो है वो गड्ढा जमीन के नीचे नहीं बनाना है, जमीन के ऊपर ही बनाना है, ताकि जो है वो वहाँ पे जल की निकासी होते रहे। साथ के साथ उस एरिया में हम ये भी कर सकते हैं कि बेड के चारों ओर जो है एक नाली बना दे, ताकि जल की जो है निकासी होती रहे। साथ ही साथ जैसे ताज़ा गोबर नहीं यूज़ करना है कभी भी, क्योंकि उसमें एक तो गैस भी होती है, और एकदम बासी भी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उसमें जैसे मैंने बात की कि उसमें जो है वो फूड सोर्स है, एकदम हम बासी या ये यूज़ करेंगे तो उसमें भी उनको फूड सोर्स नहीं मिलेगा, तो एकदम से बासी भी केंचुए खाना पसंद नहीं करते हैं। साथ के साथ जैसे खरपतवारों की बात की तो एक खरपतवार भी इस स्टेज पे नहीं डालने हैं कि उसमें जो है वो फूल लगने वाली अवस्था में हो। उसके साथ साथ जैसे चिंटियाँ, दीमक या नेवलें आदि से प्रकोप के लिए हमने बेड के चारों ओर जो वो जाली लगा देनी है। हवा, इसका पानी देने का खास ध्यान रखना है कि गर्मियों में एक दिन में 2 बार तथा सर्दियों में एक दिन में 2 बार, वो बैलेंस मेंटेन, थोड़ा बैलेंस मेंटेन रहे। गर्मियों में क्योंकि जैसे हमें भी इंसान को ज्यादा जरूरत होती है पानी की, तो उसी तरह से जो है वो पानी का खास ध्यान। इसके साथ साथ जो है हमें जो है उसमें थोड़ी गुड़ाई भी करती रहनी चाहिए, ताकि तो जो हमने बेसिक चीजें जानी, पर इसकी विशेषताओं की अगर बात की जाए तो वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दे तो ज्यादा अच्छा। केंचुआ खाद की प्रमुख विशेषता जैसे हम बात करें तो मुख्य है पोषक तत्वों में। अगर इसमें पोषक तत्वों को देखें तो जो केंचुआ खाद है उसमें पोषक तत्व जो आमतौर पे की गोबर की खाद है उससे 8 गुना अधिक, जो भेड़ बकरी की मिंगनी की खाद है उससे 4 गुना अधिक, तथा जो पोल्ट्री की बीट होती है उससे जो है वो 2 गुना अधिक विभिन्न प्रयोगों में आंकी गई है। साथ ही साथ इस खाद की दूसरी विशेषता यह है कि यह एक ठंडी खाद है, मतलब जैसे जब हम पौधों को देते हैं गोबर की खाद की तुलना में एक ठंडी खाद है। जैसे हम गोबर की खाद डाल रहे हैं तो पौधों को अधिक जल की आवश्यकता होती है, जबकि इस खाद में जो है वो पौधों को जब हम दे रहे हैं तो पौधों में कम जल की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इस खाद को जो वो कभी भी किसी भी समय दिया जा सकता है। अच्छा, मतलब इसको कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे हम जब जरूरत है तब दिया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे रबी फसलों में अक्सर हम देखते हैं पाला पड़ता है, तो काफी समय तक पाला पड़ने से जो नुकसान होता है उसके प्रभाव को भी केंचुआ खाद द्वारा कम किया जा सकता है। हाँ जी, तो ये यानी कि केंचुआ खाद जो है काफी ज्यादा एक तरह से फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहा है।
इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं, केंचुए की हम बात कर रहे हैं, पर अगर किसान को अपना ये पूरा शेड बनाना, ये सारी चीज़ें करनी है, तो केंचुआ अगर लेना चाहे तो कहाँ से जाके लेगा? हाँ जी जी, केंचुआ जो है कृषि विभाग द्वारा भी जो है सब्सिडाइज रेट पे जो है जैसे स्कीम आई होती है, उसमें भी किसानों को वितरित किया जाता है। साथ ही जैसे चौधरी सरबन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है, तो वहाँ पे मृदा विज्ञान में डिपार्टमेंट में अलग से वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है, तो वहाँ से भी केंचुआ ले सकते हैं। साथ में कई कृषि विज्ञान केंद्रों में भी जो है किसानों को जो है वो केंचुआ 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है किसान ले सकते हैं। जी नेहा जी, हम देखते हैं कि स्टार्टिंग की बात की जाए, जब प्लास्टिक की बात करते हैं, तो जब उसका इन्वेंट किया गया था तो वो थोड़ा भलाई के लिए किया गया था। ओवर यूज़ के कारण आज हम देख रहे हैं कितना पॉल्यूशन हो रहा है। बात आती है जब कृषि की, तो रासायनिक पदार्थों का हम यूज़ करते हैं, आज भी किसान कर रहे हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं हमारे किसान भाई बहनों को कि ये जो केंचुआ खाद है, ये रासायनिक जो खाद हम यूज़ करते हैं, उसके कंपैरिजन में किस तरह से बेनिफिशियल है, क्या क्या चीज़ें जो है, ये पौष्टिक तत्व जो है हमारी मृदा को या हमारे जो है बोले कि फसलों को जो है मिलते हैं इससे। जी, जहाँ तक रासायनिक इन कंपैरिजन तो जैसे हम रासायनिक खादों को देखें तो पोषक तत्वों की जैसे आपने बात की, तो पौधों को मेन जैसे मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को 17 पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो उसमें से 14 ऐसे पोषक तत्व हैं जो हम खादों के रूप में देते हैं, चाहे वो रासायनिक खाद है या जैविक खाद। और उसमें से 3 जैसे मैंने बात की 17 चाहिए होते हैं, तो 3 होते हैं मेन मुख्य पोषक तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो है पौधे जो है वो स्वयं लेते हैं हवा से, सूरज की किरणों से, पानी से, है ना। तो जो हम देते हैं आमतौर पर वो 14 पोषक तत्व होते हैं। और जहाँ तक आपने बात की रासायनिक उर्वरकों की, अगर हम रासायनिक उर्वरक देखें, मुख्यतः किसान यूज करते हैं यूरिया, है ना। तो किसान यूरिया में जो है मुख्यतः एक ही पोषक तत्व पाया जाता है, वो है नाइट्रोजन। अगर हम बात करें जो आमतौर पर ज्यादा यूज किया जाता है वो है 12-32-16। तो 12-32-16 में आमतौर पर NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो है ये होता है। पर जब तक हम इसकी बात करें अगर केंचुआ खाद की, तो केंचुआ खाद में मुख्यतः जितने भी मैंने बताया, जैसे 14 पोषक तत्व पौधे जो है वो मिट्टी से लेते हैं, तो मुख्यतः सभी पोषक तत्व होते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जो मेन पोषक तत्व जैसे NPK वो थोड़े कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि रासायनिक उर्वरक है, फोर्टिफाइड होते हैं वो, कि उसमें मेन जैसे यूरिया की हम बात करें तो उसमें 46 किलो नाइट्रोजन होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि केंचुआ खाद जो है वो 46 किलो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर पाता है। जी, तो इसको हम थोड़ा जैसे रासायनिक उर्वरकों के साथ भी मिश्रित रूप से यूज करें, तो क्योंकि अगर हम बात करें रासायनिक उर्वरकों, मतलब वो तभी हार्मफुल है जब हम उसका इम्बैलेंस रूप से यूज कर रहे हैं। जैसे फसलों को अगर 14 पोषक तत्व चाहिए, हम यूरिया के थ्रू एक ही डाल रहे हैं या 12-32-16 के थ्रू 3 ही पोषक तत्व डाल रहे हैं, तो वहाँ पे वो हानिकारक हो जाता है। नेहा जी, जैसे कि आपने अभी बताया जो रासायनिक खाद होती है उसकी आपने क्वांटिटी बताई, कितनी क्वांटिटी में जो है यूज़ की जाती है। जैविक खाद को अगर हम प्रयोग करें तो किसान को कितनी क्वांटिटी में उसको डालना सही रहता है? हाँ जी, जैसे हम केंचुआ खाद की, जैसे केंचुआ खाद जैविक खाद है, केंचुआ खाद की बात करें तो आमतौर पे जैसे जब हम फसल की बुआई करते हैं तो उस टाइम जो है वो मिट्टी में मिलाया जाता है। ठीक है। तो खाद्यान्न फसलों की बात करें, जैसे हमारी फील्ड क्रॉप्स है, धान, गेहूं, मक्का हो गया, तो इसमें 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में डाला जाता है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो उसमें दर थोड़ी ज़्यादा रहती है, 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो डाला जाता है। अगर हम फ्रूट क्रॉप्स की बात करें, फलदार पौधों की बात करें, तो उसमें पौधे की आयु के अनुसार, जैसे 1 से 10 वर्ष के अनुसार, उसमें 1 से 10 किलो के अनुसार जो है वो डाला जाता है। और अगर हम गमलों वगैरह की बात करें इत्यादि, तो गमलों में 100 ग्राम प्रति गमले के हिसाब से जो है केंचुआ खाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मैम, आप कृषि विज्ञान केंद्र मंडी से हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से किसान भाई बहनों को कृषि से संबंधित जागरूक करवा रहा है, या अगर मैं बात करूं केंचुए से रिलेटेड, तो क्या क्या चीज़ें की जा रही है आप लोगों के द्वारा? जी, कृषि विज्ञान केंद्र का मेन काम है जैसे फार्मर्स को ट्रेनिंग्स इम्पार्ट करना, नॉलेज देना। कोई भी जैसे सब्सिडी आती है जैसे सरकार के पास, जैसे आजकल हम मशरूम की बात करें, पॉली हाउस की बात करें, तो हर चीज़ में सब्सिडी है। जैसे सब्सिडी के लिए भी जैसे ये कंपलसरी है कि फार्मर्स को जो वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब है कि उनको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जहाँ पे जैसे वर्मी कंपोस्ट की भी बात है, तो वहाँ पे जैसे कई पीछे शेड का भी निर्माण करवाया गया, तो जैसे उसके लिए भी अगर शेड का निर्माण भी करवा दिया, पर किसानों को ये नहीं पता होगा क्या उत्पादन टेक्निक है, किस तरह से उत्पादन किया जाता है, तो वो व्यर्थ चली जाती है। तो इसीलिए मेन काम जो कृषि विज्ञान का है, फार्मर्स को ट्रेनिंग इम्पार्ट करना। हमारा एक्सटेंशन का है मेन
प्रसार का काम। जी नेहा जी, मैं चाहती हूँ जाते जाते आप हमारे किसान भाई बहनों को अपनी ओर से संदेश ज़रूर दें। जी मैम, किसान भाई बहनों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे रासायनिक उर्वरकों का बैलेंस रूप से यूज़ करें। जैसे मैम ने भी कहा, रासायनिक उर्वरक हार्मफुल जैसे नहीं है, पर हार्मफुल तब हो जाते हैं जब हम उनका जो है वो बैलेंस रूप से यूज़ नहीं करते हैं। तो साथ के साथ जैसे हम जितना हो सके, आजकल जैसे जैविक की हम तरफ जा रहे हैं, केंचुआ खाद हो गई या और कोई जैविक खाद होगी, तो जितना ज़्यादा हम खाएंगे, इसको यूज़ करेंगे, तो उतना ही हमारे सेहत के लिए, हमारे वायुमंडल के लिए तथा ह्यूमन के लिए, सभी इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर नेहा जी। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में इतना ही। बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।